स्वागत है दोस्तों आप लोगों का दोबारा। तो हम शुरुआती 4 टॉपिक को तो ऑलरेडी कर चुके हैं। 5वें टॉपिक से शुरू करते हैं जो हमारा है ऋण प्राप्ति की रूपरेखा। ऋण प्राप्ति की रूपरेखा में दोस्तों राज्य सरकार 2006 से ही वित्तीय अनुशासन में अनुशासित रही है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में भी एफआरबीएम अधिनियम की सीमा का अनुपालन किया है। मतलब हमने पिछले लेसन में भी देखा था कि बिहार सरकार 2006 से ही अपने खर्च को, अपनी सीमा जो उसकी होती है, कर्ज लेने की सीमा या ब्याज अदायगी की सीमा, इन सब को ध्यान में रख के काम करती है। तो इसीलिए 2006 से ही बिहार वित्तीय अनुशासन में अनुशासित है और इसी का अनुपालन उन्होंने 22-23 के बजट में भी किया है। ठीक है, जहां उन्होंने क्या किया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल लोक ऋण 40,756 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, तो इस बजट में 2022-23 के बजट में कुल लोक ऋण कितना है, 40,756 करोड़ रुपए। यह ऋण पूरी तरह से राज्य की आधारभूत संरचनाओं तथा परिसंपत्ति के निर्माण एवं मजबूती पर खर्च होगा। मतलब ये जो हमारा लोक ऋण है ये क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट बनेगा, है ना, पूंजीगत कमाई का जरिया बनेगी। और इसका जो भी खर्च सरकार करेगी, ये कितनी अच्छी बात है कि कम से कम वेतन देने में या योजना चलाने में इसको खर्च नहीं करेगी। इससे सरकार राज्य की आधारभूत संरचना और परिसंपत्ति का निर्माण करेगी। ठीक है, यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अर्थव्यवस्था को विस्तारित बनाने के लिए निर्धारित ऋण सीमा को अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। हर सरकार अपने इकोनॉमी को एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा बहुत कर्ज लेती है। अगर वो कर्ज नहीं लेगी तो इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा बहुत एक सीमा के भीतर कर्ज लेना भी बहुत जरूरी है। तो उसी का उपयोग किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा, जिससे उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल किया जा सके, है ना। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बकाया देनदारी की अगर हम बात करें, मतलब अब तक जितना भी कर्ज बिहार सरकार के माथे पर है वो कुल बकाया देनदारी 2022-23 में कितना है, 2.88 लाख करोड़ रुपए है। इसे याद कर लीजिएगा। कुल लोक ऋण कितना है, 40,756 करोड़ रुपए और कुल बकाया देनदारी कितनी है, तो 2,88,000, मतलब 2.88 लाख करोड़, मतलब 2,88,000 करोड़ रुपए, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जीएसडीपी का 38.66% है। यह आंकड़ा एफआरबीएम अधिनियम के द्वारा निर्धारित सीमा 40.80% के अंदर है। मतलब जो 2003 का एफआरबीएम एक्ट है वो कहता है कि आपका जितना भी अगर 100 रुपए का राज्य का जीएसडीपी है तो आप 40 रुपए से ज्यादा जो है वो कुल बकाया देनदारी मत करो। ठीक है, तो बिहार का कितना 38.66 होगा। तो थोड़ा सा भी कोविड वगैरह के कारण हम देखेंगे ग्राफ में जो है ये चीज बढ़ा है बड़ी तेजी से, वरना सरकार इसको कोशिश करती है कि जितना कम से कम हो सके 40 के नीचे रखा जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं यह आंकड़ा 40.80% के अंदर है। अब इसी को ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। लोक ऋण की प्रवृत्ति क्या है, तो लोक ऋण की राशि हम देखते हैं 2020-21 में ये 35,915 था, 21-22 में 31,805 घटा। ठीक है, और 22-23 में कितना हो गया, 40,756 हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि लोक ऋण बिहार का पूरा बढ़ा नहीं है, 3 साल में घटा बढ़ा है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। कुल बकाया ऋण की बात अगर हम करें एवं वित्तीय अनुशासन की बात करें तो देखिए सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी है उसमें से अगर कुल बकाया देनदारी का प्रतिशत देखें तो क्या था 2020-21 में 36.73%, 2021-22 में कितना 38.56%। देख रहे हैं कोरोना के कारण केंद्र सरकार, आप वो डिस्प्यूट सुने होंगे कि केंद्र सरकार कही थी हम आपको रिलीफ नहीं देंगे, हम आपको लोन के रूप में कुछ पैसा देंगे जो आप लंबे समय में हमें वापस करना। तो इन सब कारणों से और बाकी कारणों से भी कोरोना के समय देखिए 36 से सीधा बढ़ के कितना 38.56 हो गया, और वही 22-23 में अब कितना 0.10% की वृद्धि हुई है और 38.66% पर अभी हमारा है। ठीक है, ये चीज, और ये कितना है, ये आंकड़ा टोटल
38.66% की कुल बकाया देनदारी 2.88 लाख करोड़ रुपए है। अब हम बिहार के बजट में 6 सूत्र का चर्चा किया गया है। तो बिहार के बजट 2022-23 में जिक्र किया गया 6 मुख्य सूत्र कौन कौन है? तो इसका ट्रिक है एस सुक्का कुमार, ठीक है, श्री सुक्का कुमार। तो एस से क्या होगा? स्वास्थ्य होगा, फिर एस से क्या होगा? शिक्षा होगा, यू से उद्योग होगा, इसमें उद्योग और उद्योग में निवेश दोनों है। फिर के से क्या होगा? कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्र होगा। ए से क्या होगा? आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी दोनों। और के से क्या होगा? कल्याण होगा। इसे याद कर लेना, जैसे 7 जो हमारे होते हैं ना, वो 7 निश्चय, उसके तरीके ये भी याद कर लेना। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, उसके बाद कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, 5वां तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधारभूत संरचना, ग्रामीण भी और शहरी भी, और सबसे अंत में कल्याण। स्वास्थ्य के लिए कितना रुपया दिया गया है? 16,134.39 करोड़ रुपए। शिक्षा के लिए सबसे अधिक दिया गया है 39,191.87 करोड़ रुपए। उद्योग के लिए सबसे कम दिया गया है 1,643.74 करोड़ रुपए। कृषि के लिए 7,712.30 करोड़ रुपए। आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 29,749.64 करोड़ रुपए। और कल्याण के लिए 12,375.07%। बिहार के लिए जो 7 निश्चय है विकसित बिहार के लिए, उसको रिवाइज कर लेते हैं। पार्ट 1 में क्या था? आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। वहीं पार्ट 2 में क्या है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है। अब 7वां पॉइंट क्या है हमारा? आत्मनिर्भर बिहार के जो 7 निश्चय 2 हमने अभी पढ़ा, उसके लिए वित्तीय वर्ष 22-23 में कितना उपाय किया गया है? तो कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। ठीक है, जिसमें से कि पहला जो गोल है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उसके लिए 1153 करोड़ रुपए। ठीक है। दूसरा गोल सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ रुपए। हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए कुल 600 करोड़ रुपए। और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपए। स्वच्छ शहर, विकसित शहर के लिए 550 करोड़ रुपए। सुलभ संपर्कता के लिए 450 करोड़ रुपए। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के लिए अंत में 500 करोड़ रुपए का प्रतिबंध जो है उपबंध किया गया है। अब वित्तीय वर्ष 22-23 में महत्वपूर्ण कुछ स्कीम है और उससे संबंधित कितना राशि एलोकेट किया गया है उसका जिक्र है। हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट को। और वैसे मैं तो कहूँगा इस 2-3 पन्ने को आप बार बार पढ़ना, ताकि मेंस में भी आपको स्कीम का नाम खोजना ना पड़े। तो सबसे पहले समग्र शिक्षा अभियान के लिए 15,683.86 करोड़ रुपए। सबके लिए स्वास्थ्य ग्रामीण में 8,000 कुछ करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। फिर MDM जो है मिड डे मील स्कीम है, उसके लिए 3100 करोड़ रुपए। NRHM सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,000 लगभग करोड़ रुपए। फिर ICDS और मनरेगा सबसे इंपॉर्टेंट है, लाल वाला, 2500 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए। फिर स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के लिए 950 करोड़ रुपए। नाबार्ड से ADB मतलब जो है ADB और नाबार्ड से ऋण मिला है 1563 का ऋण में। और नाबार्ड इसे कृषि बाजार के विकास के लिए ऋण दिया है 530 करोड़ रुपए का। और आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण मिला है 375 करोड़ रुपए का। नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 328 करोड़ रुपए। अभियंत्रण महाविद्यालय भवन के लिए 400 करोड़ रुपए। सबके लिए आवास शहरी के लिए 524 करोड़ रुपए। और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 620 करोड़ रुपए। उसके बाद हम इधर अब ये देख लिए थे, एक छूट गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 1980 करोड़ रुपए। बस इतना ही था इस बजट परिचय में। अब मिलते हैं आगे और हम वहाँ डिस्कस करेंगे
बाकी के जो बजट के फीचर हैं या एमसीक्यू हैं आप कमेंट में बताइए पहले क्या लेकर के आऊँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे एंजॉय किए हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तब तक चलिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।